Hello, 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 soon to be chartered accountants. Hope you all are doing absolutely amazing. तो गाइस इंटर हो या फाइनल, बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जिन सब्जेक्ट्स के अंदर करते हैं, कंफ्यूज जिन सब्जेक्ट्स में रहते हैं, दूसरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। एंड बच्चों से मेरी बात होती है, वो लोग हर एक टॉपिक के अंदर निमोनिक बना बना के याद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक एक चैप्टर के अंदर उनके 30-35 निमोनिक्स हो जाते हैं, विच इज़ ऑफकोर्स नॉट द राइट अप्रोच एंड आई विल शेयर इन द वीडियो वाई दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। बट दोस्त, जस्ट लाइक यू ऑल, इवन इंटर के अंदर मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था मेरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर। यू कैन क्लियरली सी कि मेरे इंटर में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में कितना कम स्कोर है, एंड फाइनल में मैंने स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है इन माई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। यू कैन सी कि इंटर के अंदर मेरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर है। अकाउंट्स में 86 है, एडवांस अकाउंट्स में 92 है, टेक्स्ट में 83 है। एंड इनफैक्ट उस टाइम पे तो एमसीक्यूज भी नहीं हुआ करते, तो पेपर यूज टू बी लिटिल लेंथियर। डिस्पाइट दैट न्यूमेरिकल में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है, एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में काफ़ी खराब स्कोर। यू कैन सी ऑडिट में 54 है, आईटीसी में 57 है, लॉ में तो जस्ट 40 है। दोस्त, मेरी रैंक मिस हो गई थी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की वजह से, सिर्फ 6-7 मार्क्स से। एंड मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं गम मनाऊं कि मेरी रैंक मिस हुई है, या खुशी मनाऊं कि भाई यहाँ पे 1 नंबर से पास हो गया, 1 नंबर से इंटर निकल गया। तो ये हाल था इंटर में। बट फाइनल के अंदर यू कैन सी कि मैंने सिग्निफिकेंटली स्कोर इंप्रूव करा है। ऑडिट के अंदर मेरा 74 था एंड लॉ में 56 था। यू माइट बी फीलिंग कि 56 तो लॉ में कम है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेट मी टेल यू कि उस टाइम पे ग्रुप 1 का सबसे लेंदी पेपर आया था लॉ का। ऑलमोस्ट 4.25-4.5 घंटे का पेपर आया था लॉ का, इतना लेंदी पेपर था। तो आई वॉज जेन्युइनली नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार 70 की रेंज में मार्क्स आएंगे। 56 आ गया, आई वॉज रियली सेटिस्फाइड विद इट। ठीक है, सो इन दिस वीडियो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेल यू कि मैंने क्या अप्रोच में चेंजेस करे थे मेरी इंटर से लेके फाइनल में, जिससे मेरा स्कोर्स इतना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ। अलॉन्ग विद इट आई विल ऑल्सो शेयर यू 7 स्टडी टेक्निक्स और टिप्स that will help you retain theory better. These will also apply for some of these will also apply for your numerical subjects as well. Numerical subjects में भी कैसे better retention रखना है, उन पर भी आप applicable होगा. So let's get started. तो दोस्त, मेरी डिफरेंस इन अप्रोच क्या था इंटर से फाइनल के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। दोस्त, मेरे साथ क्या था यार, देख, इंटर के अंदर आई वॉज अ फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली टू गो आउट द होम एंड गेट अ डिग्री। ठीक है, तो मुझे जेन्युइनली कुछ आइडिया नहीं था कि पढ़ना कैसे होता है, एग्जाम के बारे में क्या किस टाइप का कोर्स है, कुछ आइडिया नहीं था। जो मेरा कोचिंग वाले टीचर मुझे बोलते थे, मैं उनको पत्थर की लकीर की तरह मान लेता था। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई थ्योरी सब्जेक्ट्स में लाइन टू लाइन लिखने के मार्क्स मिलते हैं, तुम्हें एज इट इज लिखना पड़ेगा, तुम्हारे वर्ड चेंज नहीं होने चाहिए, वर्ब भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो उससे ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ बिलीव कर ली कि हाँ, इसी चक्कर में मार्क्स आते हैं, ये लोग तो रैंक भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी, तो इनको ज़्यादा पता होगा। तो मैं क्या करता था, मैं लाइन टू लाइन पढ़ता था। ठीक है, एक टॉपिक के जितने पॉइंट्स हैं सारे लाइन टू लाइन पढ़े, उसके बाद आंख बंद करके सारे पॉइंट्स वापस एज इट इज़ बोलने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता था, मैं टॉपिक खत्म होने के बाद में उसको एज इस फैशन में बोलता था कि अगर ये क्वेश्चन अभी के भी एग्जाम में आ जाए तो मैं क्या लैंग्वेज लिखूंगा, वो लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता था। 2 बार बोलता था, 3 बार बोलता था, ताकि मुझे पॉइंट याद हो जाए। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद सारे टॉपिक्स के लिए वापस से सेम चीज़ करता था, टॉपिक्स बोलने की कोशिश करता था कि अगर एग्जाम में आ जाए तो मैं क्या क्या लिखूंगा, वर्ड टू वर्ड, डॉट टू डॉट। ठीक है, फिर रात में वापस से चैप्टर को रिविजिट करता था, उसी चैप्टर को, फिर अगले दिन वापस से चैप्टर रिवाइज करता था। ठीक है, तो ऐसा मैं पूरा एफर्ट देता था पूरे कोर्स के ऊपर, सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट दोस्त ये होता है कि याद तो बहुत अच्छे से हो जाता है, मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया था चीज़ें, बिल्कुल डर नहीं लगता कि मैं कुछ भी भूल जाऊंगा। लेकिन दोस्त, प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर तुमने इतना एफर्ट दिया है ये याद करने के ऊपर, तो यार कवरेज कहाँ से हो पाएगी? हमारे पास टाइम तो लिमिटेड ही है ना। तो दोस्त, चक्कर में प्रॉब्लम होता था कि मैं काफ़ी सिलेक्टिव कर पाता था, मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाता था, मेरा कवरेज बहुत ही लिमिटेड था। एंड एक और प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी लॉ थी, लॉ के अंदर मैंने ऐसे ही स्टडी मैट खोला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यार इंटर के अंदर तुम्हें पता है मटेरियल लेट आता है। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट मटेरियल होता है थोड़ा लेट आता है, एंड हमारा अटैम्प्ट जो था वो न्यू स्कीम का पहला अटैम्प्ट था, तो हम ओल्ड कोर्स की बुक्स को भी रिलाई नहीं कर सकते थे। तो मैंने मटेरियल मंगाई नहीं, तो जो टीचर के मेरे शॉर्ट नोट्स थे मैंने उन्हीं को फॉलो करा था। ठीक है, अब उससे क्या हो जाता है कि इंटर और ऑडिट के अंदर और आईटीएसएम के अंदर मैंने क्या किया था कि जब मटेरियल नए आ गए थे तो मैंने वो मंगा के मैंने अपने आप को स्टडी मैट में स्विच कर लिया था। बट लॉ के अंदर मैं वो नहीं कर पाया था, क्योंकि लॉ से मेरे को डर लग रहा था देख के कि भाई कितना सारा कोर्स है, कैसे हो पाएगा। तो इसलिए यू कैन क्लियरली सी कि भाई मेरे लॉ के अंदर तो काफ़ी कम स्कोर है, 40। ऑडिट और आईटीएसएम में तो फिर भी डिसेंट स्कोर आ चुका है, बट लॉ के अंदर तो काफ़ी कम स्कोर है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि मैंने स्टडी मैट बिल्कुल फॉलो नहीं करी थी। बट आई रियलाइज़ कि फाइनल के अंदर कोर्स बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम ये सेम अप्रोच फाइनल के अंदर फॉलो कर ही नहीं सकते। और अगर कर भी ली तो 1.5 डेज के अंदर मैं क्या करूँगा, क्योंकि 1.5 डे में तो भाई टाइम ही नहीं रहेगा मैं एक एक चीज़ ऐसा रिकॉल करके बार बार बोल के देखूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता था, मैं बार बार रीड करता था,
लेकिन जब मैं बार बार पहले पूरी लाइन टू लाइन रिकॉल करके देख रहा था दिन में 3 बार 4 बार, वो मैंने करना छोड़ दिया। अब मैं क्या करता था, मैं सिर्फ जो कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड है, बस वो मन में बोल के देख लेता था, हल्का सा रिकॉल कर लेता था कि क्या क्या पॉइंट्स थे। लेट्स से अगर लोन की ऑडिट, लोन के लिए ऑडिट का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, अगर वो मुझे सोचना है तो मैं सिंपल सोचता था, अच्छा पहला पॉइंट में क्रेडिट बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है, दूसरे पॉइंट में प्रॉपर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स का अप्रूवल मिला है नहीं मिला है वो चेक करना है, तीसरे पॉइंट के अंदर देखना है प्रॉपर डिसबर्सल है कि नहीं है। तो ऐसे मैंने मोटा मोटी कीवर्ड्स बोल दी, उसके आगे आसपास की लैंग्वेज की मैंने हिंदी इंग्लिश जो भी मिक्स हो सकती है करके बोल दी। ठीक है, कीवर्ड्स याद आ गया, बाकी सेंस समझ में आ गया पॉइंट का, बस खत्म, अब आगे बढ़ो। बार बार नहीं करके देखना है कि रात में वापस इस चैप्टर को कर रहा हूँ, अगले दिन वापस इसको कर रहा हूँ। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि कवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो आपकी मल्टीपल रीडिंग्स भी हो रही है और कवरेज भी बहुत अच्छा हो रहा है। एंड सेकेंडली दोस्त, मैंने यहाँ पे आईसी स्टडी मेट प्राइमरीली फॉलो करी थी मेरे लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, दोनों के लिए। सिर्फ एसेस के अंदर मैंने एक रेफरेंस बुक यूज़ करी थी, बाकी पूरी ऑडिट लॉ के लिए मैंने प्रॉपर स्टडी मेट ही फॉलो करी थी। एंड फन फैक्ट बताऊँ, मैंने इंटर के अंदर 3 मॉक टेस्ट लिखे थे फॉर ईच ऑफ दीज 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, लॉ, ऑडिट एंड ITSM। तीनों के अंदर 3 लिखे थे। फाइनल के अंदर तो मैंने सिर्फ एक मॉक टेस्ट लिखा था, वो भी सिर्फ लॉ का, ऑडिट का था, वो भी नहीं लिखा था। डिस्पाइट दैट मेरा स्कोर इतना इंप्रूव कर गया विथ द कवरेज पार्ट। अब दोस्त डिस्कस करते हैं कि 7 स्टडी टेक्निक्स क्या हैं जिनसे तुम्हें बेटर रिटेंशन रहेगा, बी इट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट तो यार यही जो मैंने अभी डिस्कस करी, जो मेरी स्टडी अप्रोच थी, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि राइट स्टडी अप्रोच फॉलो करोगे, मल्टीपल रीडिंग से फोकस करना है विथ ओनली कीवर्ड्स रिकॉलिंग, तो तुम्हारा अच्छा कवरेज हो जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू स्कोर रियली गुड मार्क्स इन योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, दूसरा दोस्त, हाँ यहाँ पे एक केवियट मैं बोल दूँ कि 1.5 डे का जो एग्जाम डे रहता है सीए फाइनल के अंदर, सिर्फ सीए फाइनल के अंदर, वहाँ पे आई डोंट थिंक वी हैव सफिशिएंट टाइम टू डू रिकॉलिंग एज वेल। ठीक है, हम पहले जब रिवीजन कर रहे हैं तो हम रिकॉलिंग करते हुए चलेंगे एंड रीडिंग करते हुए चलेंगे, लेकिन आई थिंक 1.5 डे में हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि हम रिकॉलिंग कर पाएं। तो मैं 1.5 डे मैंने सिर्फ रीडिंग करी थी, रिकॉलिंग भी नहीं करी थी। डर लग रहा था कि भाई याद आएगी नहीं है कि एग्जाम में चीज़ें, बट ठीक है, एक दिन पहले अगर आपने सब कुछ रीड कर लिया है तो एग्जाम में याद आ जाता है, और पहले तो रिकॉलिंग करके देखा ही तो एग्जाम में हेल्प करता है वो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट के अंदर बैठ के देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि आपको कितना चीज़ें याद आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा दोस्त निमोनिक्स। यार मैंने जैसे पहले बताया कि बच्चे यार 30-35 निमोनिक्स एक चैप्टर के अंदर बना के चल रहे हैं, हर एक टॉपिक के अंदर निमोनिक बना के उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त निमोनिक्स पे इतना ओवर रिलाय करने से प्रॉब्लम क्या होती है वो समझना। सपोज को तुम एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, और तुम्हारे टॉपिक तो तुम्हें पता है कि ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया, चाहे इस टॉपिक को मुझे लिखना है, इसी ईवर्ड्स मुझे रिकॉल करना है। अब तुम्हारे दिमाग में 3 लेटर घूम रहे हैं यार, पेटेंट, लेटर, कैजुअल, 3 निमोनिक याद आ रहे हैं, इनमें से इसका वाला कौन सा है। ठीक है, चलो तुमने जीरो डाउन कर लिया कि यार चल हाँ ठीक है पेटेंट वाला है शायद इसका निमोनिक, तो हाँ ठीक है, लेकिन अरे पी से क्या था यार, पी से क्या था यार, चल ठीक है, ये ए से क्या वर्ड था, चल ठीक है, वो एफर्ट लगाने के बाद तुम्हें पी ए पेटेंट से क्या क्या वर्ड्स निकल के आ रहे हैं वो भी ध्यान आ गए। ठीक है, अब कीवर्ड तो समझ में आ गया, अब कीवर्ड के आगे पीछे का पॉइंट क्या है भाई, वो भी तो याद आना पड़ेगा ना, तभी तो जाके प्रॉपर मीनिंग ड्राफ्ट कर पाओगे उसका। ऐसे ही थोड़ी सिर्फ कीवर्ड लिख के आ जाओगे, आगे पीछे भी तो कुछ ढंग का लिखना पड़ेगा ना। अब तीसरा वो भी याद करना पड़ेगा दोस्त। तो इस चक्कर में निमोनिक के अंदर 3 लेयर ऑफ रिकॉलिंग लगती है। पहला तो वो राइट निमोनिक याद आना चाहिए, जो तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई वो इसी टॉपिक का निमोनिक। दूसरा, उसके अंदर हर लेटर से क्या क्या वर्ड बनता है, क्या क्या कीवर्ड बनता है, वो याद आना पड़ेगा। तीसरा, उसके आसपास का पॉइंट एक्चुअल में था क्या, वो याद आना पड़ेगा। तो दोस्त निमोनिक इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिलाय करोगे निमोनिक में। तो अगर तुम हर एक टॉपिक में निमोनिक बना के जा रहे हो, अगर तुमने एक चैप्टर में 30-35 निमोनिक बना दी, तो दोस्त ये हालत हो जाएगी कि वो निमोनिक याद रखने के लिए निमोनिक बनाना पड़ जाएगा तुमको एक। ठीक है, तो इसलिए निमोनिक हैज़ टू बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली। उस पर हमको निमोनिक्स पे ओवर रिलाय नहीं करना है। कैसे यूज़ करना चाहिए निमोनिक, वो डिस्कस कर लेते हैं। निमोनिक्स तब यूज़ करो जो बाकी टेक्निक से बता रहा हूँ वो उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो रेलिवेंट नहीं लग रही, वो अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो रही, तब जाके निमोनिक्स को यूज़ करो। निमोनिक्स हैज़ टू बी यूज वेरी स्पेसिफिकली। हर टॉपिक पर निमोनिक पढ़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सेंस ही नहीं बनेगा उसका। ठीक है, अब दोस्त दूसरा क्या, हमें कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करना है अगर हम निमोनिक्स बना रहे हैं तो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ। हाइपोथेटिकल वर्ड्स ले रहा हूँ, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से दोस्त 3 वर्ड्स हैं, एक तो इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क, एंड तीसरा टोटल रिस्क लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से ये 3 वर्ड्स हैं जिनके लिए मुझे एक निमोनिक बनाना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे कि यार ये एक वर्ड तो मेरे को सी मिल गया, एक मेरे को ये आई मिल गया, अब मेरे को ना सी आई ए
अमेरिकन एजेंसी CIA से मेरे को एक निमोनिक बनाना है, ठीक है। अब यार यहाँ पे ए तो मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो CIA दिमाग में बैठा हुआ है, मेरे को CIA से ही बनाना है। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से ए पकड़ लेंगे, ये हो गया मेरा CIA निमोनिक। काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स स्टोरियाँ बना बना के चलते हैं कि इससे एक स्टोरी बनाई, एक कोई तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनाया कि यार एक शाम था, शाम ने क्या करा, शाम के घर में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम थी, उस इनहेरेंट प्रॉब्लम को उसने कंट्रोल करा, अब वो टोटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो जहाँ पे पहले 2 वर्ड्स आपने यूज़ कर लिए, फिर ए से आपने एक वर्ड आपने बीच में से निकाल लिया, तो यार देख ऑलरेडी निमोनिक बनाने के बाद तुम्हें कितना कन्फ्यूजन और एग्जाम में मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब तुम एक और कन्फ्यूजन उसके अंदर ऐड कर रहे हो कि तुम बीच वाले वर्ड से तुम एक निमोनिक बना रहे हो, तो भाई और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमेशा एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करो कि मैं पहला वर्ड उठाऊंगा तो पहला वर्ड ही उठाऊंगा। और जो तुम रैंडम स्टोरियां बना रहे हो ना कि शाम को यार इनहेरेंट प्रॉब्लम थी, उसने उसको कंट्रोल करा तो वो टोटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यार ये थोड़ा कम यूज़ करा करो, क्योंकि ये तो निमोनिक से ज़्यादा डेंजरस है। इतनी सारी स्टोरीज तुम कितनी याद करोगे एक चैप्टर के लिए, ठीक है। तो एक कंसिस्टेंट पैटर्न, फर्स्ट वर्ड पकड़ना है तो फर्स्ट वर्ड पकड़ना है, ठीक है। तीसरा दोस्त, ऐसा नहीं करो कि यार निमोनिक को तुमने उठा लिया, हर एक कीवर्ड के फर्स्ट लेटर पकड़ लिए और एक किसी वेबसाइट पर डाल दिया कि भाई एक निमोनिक जनरेट करके दे दे। तो प्रॉब्लम यह है कि यार निमोनिक एक रैंडम वर्ड तुम्हें किसी और ने दिया है, ऐसे रैंडम वर्ड्स कितने सारे हो जाएंगे तुम्हारे पास अगर तुम निमोनिक्स यूज़ कर रहे हो, तो वो याद ही नहीं आएंगे तुम्हें वो रैंडम वर्ड्स। निमोनिक जितना ज़्यादा एक्चुअल टॉपिक से रिलेटेड होंगे उतना तुम्हें बेटर याद होगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो देख अगर मेरे को कंट्रोल के बारे में कोई मेरे को निमोनिक बनाना है, तो कंट्रोल से अगर मैं उदय बनाता हूँ निमोनिक तो मेरे को बेटर याद रहेगा। उदय भाई, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल उदय, अपना उदय भाई, ठीक है। तो उससे अगर मैं थोड़ा रिलेट कर दिया, मैंने ये थोड़ा एक्चुअल टॉपिक से रिलेटेड है, उसके आसपास है, अगर ये तो मैंने थोड़ा फनी में बोला, एक्चुअल भी अगर कोई रिलेटेड हो उससे तो थोड़ा बेटर तुम्हें याद आएगा, ठीक है। अगर रिस्क के ऊपर तुम्हें निमोनिक बनाना है तो रिस्क से तुम एक सेफ वर्ड का निमोनिक बना सकते हो, ठीक है। रिस्क और सेफ रिलेटेड है तो थोड़ा बेटर याद आएगा, ठीक है। चौथा दोस्त, जितने वियर्ड निमोनिक बना सकते हो उतने वियर्ड निमोनिक बनाओ, ठीक है। जब ये एक्चुअल टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें निमोनिक नहीं मिल रहे तो जितने वियर्ड बना सकते हो उतने वियर्ड बनाओ भाई। गाली यूज़ करनी, गाली भी यूज़ करो भाई। मैं करता था क्योंकि भाई देख, निमोनिक तुम बना रहे हो खुद को याद दिलाने के लिए, दुनिया को डिसेंसी प्रूव करने नहीं जा रहे हो अपनी, ठीक है। तुम्हें याद आना चाहिए, जितना वियर्ड, जितना जोकिंगली, जितना हंसी आ रही है ना तुम्हें निमोनिक बनाने में, ऐसा होना चाहिए कि भाई निमोनिक बना के तुम्हें खुद ही लग रहा है भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या क्रेजी सा बना दिया मैंने, तुम्हें खुद हंसी आनी चाहिए, तब जाके तुम्हें जल्दी याद होगा, जल्दी रिटेन रहेगा एग्जाम में, जल्दी याद आएगा उससे। तुम्हारे इमोशन ट्रिगर करने चाहिए बस वो, ठीक है। भाई मैंने तो अपने ब्रेकअप के ऊपर भी बहुत सारे निमोनिक्स बनाए, क्योंकि भाई ब्रेकअप का गम तो दिमाग में फ्रेश रहता है ना यार, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, तो मैंने निमोनिक बनाया उसके ऊपर, अब वो एग्जाम में जल्दी याद आते हैं, ठीक है। दोस्त, इफ़ यू वॉच दिस फार एंड आई फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, ऐसे और भी वीडियोस तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए चैनल पे आते रहेंगे, सो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो आई वुड लव टू सी योर कॉमेंट कि तुम्हें इस वीडियो में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा। इट जस्ट कीप्स यू मोटिवेटेड टू कीप मेकिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा दोस्त, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। दोस्त अब ये तो यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम ऑल माई वीडियोस कि आई फोकस अ लॉट ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो चाहे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की। क्योंकि एक प्लेन टेक्स्ट को जब तुम रीड कर रहे हो जिसके अंदर कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है, तुम बस रीड करे जा रहे हो, उसको तुम ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते, मेमोरी को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा तब वो याद रहेगा। जब तुम उसका लॉजिक समझ जाते हो तो मेमोरी का जो नीड होता है, मेमोरी को याद रखने का जो नीड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लॉजिक रिप्लेसेस योर मेमोरी, तो थोड़ा बेटर रिटेंशन हो पाता है अगर तुम्हारे पास लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ की, तो ठीक है। अब दोस्त एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब जैसे एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस है, उसके अंदर एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन, एक नेगेटिव कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। अब नेगेटिव कन्फर्मेशन के अंदर एक सिचुएशन दे रखी है कि नेगेटिव कन्फर्मेशन को कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देख सिंपल सी बात बता, अब तू लॉजिकली कंसेप्चुअली सोच कि तुम नेगेटिव कन्फर्मेशन को कब यूज़ करोगे, तुम्हें इसको याद करने की जरूरत ही क्या है। देख खुद सोचना भाई, नेगेटिव कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है कि तुम सामने वाले को बोल रहे हो कि तू मुझे तब कन्फर्म करना जब इसमें कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। अब मुझे खुद बता भाई, इसके अंदर एक रिस्क है कि नहीं है कि सामने वाला मैसेज करना ही भूल गया, तो रिप्लाई करना ही भूल गया, तो तुमको कन्फर्मेशन का है ना रिस्क। अगर वो रिप्लाई करना ही भूल गया तो दोस्त तुम ये अज्यूम करके बैठ जाओगे कि इसमें कोई गड़बड़ ही नहीं है। तो दोस्त इसलिए इसको तुम तभी यूज़ करोगे जब तक तुम्हें पता है कि यहाँ पे रेसिपिएंट उसको इग्नोर कर देगा, वो रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। दूसरा, इसको तुम तभी यूज़ करोगे जब भाई रिस्क काफ़ी कम हो उन आइटम्स के अंदर, वॉट एवर रिस्क जो रहती है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, वो बहुत कम है। क्योंकि भाई इतना रिस्की आइटम है, वो सामने वाला रिस्पॉन्स करना भूल गया तो तुम्हें अज्यूम करके बैठ जाओगे कि तो एकदम परफेक्ट था,
ठीक है। तो उस चक्कर में तुम इसको तभी यूज़ करोगे जब बहुत कम हो, जब ज़्यादा रिस्क है बहुत आइटम के अंदर तो तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लॉजिकली समझ के चलोगे तो तुम्हें इतना एफर्ट नहीं लगेगा याद करने में, लॉजिक से तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा ये रीजंस थे, ठीक है। दूसरा दोस्त, तुम्हें जो नेम्स भी, अगर जो अलग अलग नेम भी दिए गए हैं किसी चीज़ को, जैसे लेट्स से अगर ऑडिटर्स की ओपिनियन है, उसके जितने भी नाम है, मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अब तुम्हें नाम के ही मीनिंग पता होने चाहिए भाई। अब सिंपल सी बात है यार, तुम्हें डेफिनेशन पे इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन को इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम्हें उसका जो वर्ड है, जो नेम है, नेम का ही मीनिंग पता हो। अगर तुम्हें नेम क्यों दिया उसका मीनिंग पता है, उसका रीज़न पता है, तो तुम्हारे लिए डेफिनेशन याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है भाई, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है भाई, कि देख मैं ओपिनियन तो दे रहा हूँ लेकिन मैंने उसको क्वालिफाई कर दिया है, क्वालिफाई कर दिया बाय 1 और 2 पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ओपिनियन तो सब कुछ ठीक है, बस एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर थोड़ा मुझे मिसस्टेटमेंट लगा है, जो मटेरियल है, बट एंड उसका इंपैक्ट परवेसिव भी नहीं है, मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ओपिनियन दे पा रहा हूँ। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं ओपिनियन इशू कर रहा हूँ। और वो एक दो ही मिसस्टेटमेंट है छोटे से, ज़्यादा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने क्वालिफाई कर दिया कि ये एक दो पॉइंट है, ठीक है। तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन का ये रीज़न हो गया, वो नाम का ही रीज़न हो गया। चौथा दोस्त, विजुअलाइजेशन। दोस्त देख समझ, जो हमारा माइंड होता है ना, वो कितना अच्छे से रिटेन रखता है भाई। तुमने कोई बॉलीवुड की मूवी देखी हो, कोई हॉलीवुड की मूवी देखी हो, तुमने WWE देखी हो, कैसे याद रह जाता है दिमाग में वो इम्पैक्ट, वो सीन्स। क्यों? क्योंकि दोस्त उनमें होती है स्टोरी और उनमें होता है विजुअल नरेशन, वीडियोस चलते हैं उनके अंदर जो दिमाग को जल्दी याद होते हैं कंपेयर टू एक प्लेन टेक्स्ट जो बिल्कुल बोरिंग सा है, ब्लैक एंड वाइट है भाई। कलर के ज़माने में तुम ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो कहाँ से बेटर याद होगा तुमको वो, ठीक है। तो दोस्त तुम्हें क्या करना होगा कि तुम अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके साथ में तुम्हें एक विजुअल स्टोरी खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम सप्लीमेंट करोगे एक प्लेन टेक्स्ट की रीडिंग को एक विजुअल स्टोरी से, एक विजुअल नरेशन से, उतना तुम्हें बेटर याद होगा। अब दोस्त विजुअलाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे सपोज करो तुमने देखा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करके एक ओपिनियन होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं ये ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता, ठीक है। अब तुम सपोज करो जब तुमने इसके बारे में पढ़ा डिस्क्लेमर ओपिनियन के बारे में, अब तुम्हारे दिमाग में एक विजुअल बनाओ कि यार तुम्हारी ऑडिट टीम बैठी, तुम्हारे पास प्रॉपर एविडेंस ही नहीं है यार, तो तुमने रिपोर्ट फेंक के मारी मैनेजमेंट के मुंह पे कि जा मैं नहीं देता ओपिनियन, मैं ओपिनियन ही नहीं दे रहा तुमको। मैनेजमेंट ने बोला सर जी कर दो। तुमने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। मैनेजमेंट ने कहा सर जी कर दो। तुमने कहा मैं नहीं करूँगा। मैनेजमेंट ने कहा सर जी कर दो। तुमने कहा चल ठीक है मैं देता हूँ ओपिनियन। तो तुमने ये ओपिनियन दिया कि मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ मिलता जुलता लग रहा है तुमको ये? डजंट इट साउंड लाइक भाई का डायलॉग कि मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान मत करना, ठीक है। दो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी है मैंने। एक तो तुमने दिमाग में पिक्टोरियल इमेज फॉर्म करी कि तुमने मैनेजमेंट के मुंह पे फेंक के मारी रिपोर्ट, वो तुम्हें बोला भाई कर दो। तुमने कहा सर मैं कर देता हूँ, मैं ये ओपिनियन देता हूँ कि मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता। दूसरा भाई का डायलॉग। अब तुमने जैसे दिमाग में दो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दो विजुअल स्टोरी टेलिंग तुमने फॉर्म करी, तुम्हारे कितना बेटर रिटेंशन रह जाएगा इस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के बारे में, ठीक है। तो ये तुम्हें करना होगा हर चीज़ों के लिए। अगर तुम्हें कोई प्रोसेस दिख रहा है कि अच्छा ये ऑडिट के कंट्रोल प्रोसीजर्स ये हैं, कंट्रोल ऑफ टेस्ट ऑडिट के ये प्रोसीजर हैं किसी पर्टिकुलर आइटम के, तो तुम खुद को एक इमेजिन करो कि तुम एक ऑडिटर हो, तुम बैंक के अंदर गए, तुम ब्रांच के अंदर गए, तुम्हें कैश की प्रोसीजर क्या क्या अप्लाई करना है, तुम क्या क्या करोगे, क्या क्या स्टेप परफॉर्म, खुद को ऐसे सोचो कि तुम बैंक ब्रांच का गेट खोल रहे हो, कैश का लॉकर खोला, ये चीज़ें कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बेटर बैठेगी चीज़ें, ठीक है। विजुअल स्टोरी टेलिंग करो। अगला दोस्त पिक्टोरियल चार्ट्स। अब ये पिक्टोरियल चार्ट्स मैंने कहाँ यूज़ करा ना, जहाँ पे एज इट इज़ लैंग्वेज टू लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। जैसे हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्लॉजेस जो रहते हैं उनके अंदर प्रॉपर क्लॉज एज इट इज़ लिखना रहता है। तो मैं क्या करता था, एक 3 लाइन का अगर क्लॉज है तो मैं उसको पूरा ब्रेक डाउन करके एक पेज के ऊपर लिख लेता था। एक पूरा पेज रजिस्टर का A4 वाला, उस पर मैंने पूरा इधर उधर एरो निकाल के, कभी यहाँ से एरो निकल रहा है, कहीं यहाँ से एरो निकल रहा है, ऐसे एरो निकालने का पूरे क्लॉज को एक पेज पे लिखता था फैला के, जिससे क्या होता है दिमाग में प्रॉपर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, ठीक है। पिक्टोग्राफिक मेमोरी जैसे बोलते हैं, तो वो थोड़ा बेटर याद रहता है क्लॉज उस चक्कर में। छठा दोस्त मैं यूज़ करता था सीक्वेंशियल पॉइंट्स। अब इसको मैं जनरली कहाँ यूज़ करता था, इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझना कि जैसे लेट्स से मुझे किसी एक ऑडिट प्रोसीजर मुझे कोई दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे ही ने जिस ऑर्डर में पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं उन पॉइंट्स को रीऑर्डर करूँगा इन सच फैशन जिनसे उनका एक लॉजिकल कंटिन्यूटी बने। मतलब ऐसा हो कि अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ तो पहला मैं ये चीज़ करूँगा,
उसके बाद मैं दूसरी ये चीज़ करूँगा, उसके बाद मैं तीसरी ये चीज़ करूँगा। अब दोस्त लॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा अगर लोन की अगर मुझे ऑडिट करनी हो तो तुम खुद सोचो यार, जैसे बैंक के अंदर एक नॉर्मल लोन ग्रांटिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले उसका क्रेडिट अप्रेजल होता है, फिर उसके बाद सैंक्शन होता है, उसके बाद डिसबर्सल होता है, राइट, फिर उसके बाद में रीपेमेंट्स होती हैं। तो एक लॉजिकल ऑर्डर ये होगा ना कि सबसे पहले तुम ये चेक करो कि भाई उसको एक जो प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस था वो प्रॉपर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी प्रॉपर क्रेडिट वर्दीनेस है लोन बोरोवर की या नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, उसका सिबिल स्कोर वगैरह टाइप्स का जो चेक किया हुआ है नहीं हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें उसके क्रेडिट असेसमेंट के लिए चेक करोगे। दूसरा उसके बाद सैंक्शन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, उसको तुम चेक करोगे कि भाई जो राइट अथॉरिटी रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को अप्रूवल करना चाहिए था, क्या उसी ने प्रॉपर अप्रूव किया है नहीं किया है, क्या प्रॉपर टाइम के अंदर अप्रूव हुआ है नहीं हुआ एज पर दी बैंक्स पॉलिसी। दूसरा फिर उसके बाद डिसबर्सल पे आओगे, फिर तुम रीपेमेंट के टाइम पे थोड़े बहुत चीज़ें चेक करोगे। तो एक लॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर लॉजिकल ऑर्डर में तुम चीज़ें करोगे तो बेटर याद होंगी हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की तरफ हमें लेके जा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है कि थोड़ा दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा मुझे कि यार क्या क्या पॉइंट लिखूँ, 7 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे तुम्हें पहला वाला सोचना है, सिर्फ प्रोसेस सोचना है कि पहले क्या होता है, सैंक्शन है, फिर उसके बाद क्रेडिट अप्रेजल है, फिर सैंक्शन है, फिर उसके बाद डिसबर्सल है। तो तुम्हें अपने आप ही तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। अगर एक जंबल्ड ऑर्डर में याद करो, लेट्स से पहले तुम चेक कर लो कि यार डिसबर्सल उसके अकाउंट में हुआ है नहीं हुआ है। दूसरा तुम चेक करो उसकी क्रेडिट रेटिंग ठीक है कि नहीं है। तीसरा तुम चेक करो कि भाई रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब यहाँ पे तुमने जंबल्ड ऑर्डर में याद करा है। अब तुम्हें ये वाला जल्दी याद आएगा, ये 3 पॉइंट जल्दी याद आएंगे, या जो ऑर्डर में तुमने याद करते वो जल्दी याद आएंगे, तुम खुद सोच के देखो, ठीक है। लास्टली दोस्त मैं यूज़ करता था बकेटिंग। अब ये बकेटिंग का मतलब क्या है, सपोज कर तुम्हें 7-8 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैं क्या करता था, मैं 7-8 पॉइंट को 2-3 बकेट्स के अंदर डिवाइड कर लेता था। जैसे कि लेट्स से वही अगर बैंक वाला ही है तो 3 पॉइंट मैंने बोल दिया, 3 पॉइंट रिलेटेड टू बोरोवर का क्रेडिट वर्दीनेस, 2 पॉइंट रिलेटेड टू कंट्रोल्स कि प्रॉपर अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, 2 पॉइंट रिलेटेड टू डिसबर्सल। तो मैंने इसे 3 बकेट बना दी। अब मेरे अगर 8 पॉइंट है, वो 8 पॉइंट को मैंने इन 3 बकेट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मेरे को एक बेटर याद हो पाएगी चीज़। मुझे एग्जाम में मेरे को 3 बकेट्स तो जल्दी याद आ जाएंगी कि 3 पॉइंट क्रेडिट के हैं, क्रेडिट अप्रूवल के हैं, 2 पॉइंट डिसबर्सल के हैं, 2 पॉइंट कंट्रोल के हैं। तो चल ऐसे मेरे को जल्दी याद आ जाएगा। अब उससे क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा ही बेटर रिटेंशन होगा। ऑफकोर्स याद तो तुम्हें अभी भी पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, बट क्योंकि अब तुमने जीरो डाउन करके सिर्फ 3 बकेट्स में डाल दिया है तो चीज़ें जल्दी याद आएंगी, थोड़ा एक बेटर रिटेंशन होगा कंपेयर टू याद करना 8 पॉइंट्स प्लेन वनीला, ठीक है। तो तुम ऑफकोर्स यू कैन इमेजिन कि कितना सिंपलर हो जाएगा अगर मैं बकेट करके चल रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये था 7वां पॉइंट। अब एक प्रो टिप देता हूँ दोस्त, इनमें से कोई भी टेक्निक पे हमें ओवर रिलाई नहीं करना। जैसा मैंने निमोनिक के लिखा वैसा वापस से बोल रहा हूँ, हमें किसी भी टेक्निक पे ओवर रिलाई नहीं करा। अगर तुम हर जगह सीक्वेंशियल पॉइंट बना के चल रहे हो तो दिमाग क्लटर्ड हो जाएगा, चीज़ें याद नहीं आएंगी। हर जगह तुम बकेटिंग कर करके चल रहे हो, क्लटर्ड हो जाएगा, याद नहीं आएंगी। और निमोनिक के अंदर मैं क्या करता था, एक चैप्टर के अंदर जितने भी निमोनिक है उनको मैं एक पेज के आसपास लिखता था ताकि मुझे वो सारे एक साथ पिक्टोरियली याद हो जाए कि ऐसा 7 जो निमोनिक थे वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के हैं। तो मेरे को अगर एक भी याद आएगा तो मेरे को उसके आसपास के पिक्टोरियली समझ में आ जाएगा कि अच्छा दूसरा निमोनिक ये था, तीसरा ये था, तो थोड़ा बेटर हो जाता है, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट इट गाइज। चैनल पे तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए और भी काफ़ी रेलिवेंट वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, काफ़ी आते रहेंगे। सो डू कंसिडर चेकिंग देम आउट। इंटर के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज एंड 90 डेज स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोडेड है। फाइनल के लिए सब्जेक्ट वाइज स्टडीज ऑलरेडी अपलोडेड है। सो डू कंसिडर चेकिंग देम आउट। थैंक यू सो मच दोस्त। इफ यू थिंक द वीडियो वॉज वैल्यूबल फॉर यू, डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. Do drop a beautiful comment what was the best point for you in this video. Also, if you think I missed out on something, don't hesitate in reaching out to me directly on my Telegram through the links given in the description. Thank you so much, dost. All the best, dost, and you're gonna rock in your exams. Stay motivated, stay healthy. All the best.